हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो क्या हाल है आप सभी के, कैसे हो आप सब लोग। सो गाइस आज की इस वीडियो में ना मैं एक ऐसे मैनिपुलेटर की बात करने वाला हूँ जो कि पिछले कई सालों से, सीधा बताऊँ तो पिछले 8 या 10 सालों से रिसर्च के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है और आप लोग बन भी रहे हैं। और जब भी उसके खिलाफ कोई भी वीडियो अगर कोई बनाता है एकदम लॉजिकल फैक्ट के साथ और एकदम बहुत परफेक्ट रिसर्च करके, तो उसको बोलने लग जाते हो आप लोग, अबे तू तो जलता है, उसके सब्सक्राइबर्स देख, तेरे सब्सक्राइबर्स देख, तू उसके सब्सक्राइबर्स देख के जलता है, तू उस पार्टी का दल्ला है, ऐसा वैसा ये वो फलाना ढिमका, ये सब चीजें बोलने लग जाते हैं। और जब भी वो किसी भी पार्टी के खिलाफ वीडियो बनाता है तो आप लोग बोलते हो नहीं हमें पक्का भरोसा, इसने इतनी अच्छी रिसर्च की क्योंकि इसके पास ऐसे ऐसे बंदे हैं, फलाना ढिमका, इसने इधर से पढ़ाई की गई है तो वो बहुत अच्छे से रिसर्च करता होगा, ये बंदा कभी हमें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। ये सब चीजें बोलने लग जाते हो। और आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा कि मैं आज किसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ हमारे मिस्टर एनआरआई यानी कि ध्रुव राठी के बारे में। जी हाँ, मिस्टर ध्रुव राठी जो कि जर्मनी में बैठ के आप लोगों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगर आप लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपसे पैसा कहाँ से मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने नहीं बैठा हूँ कि ध्रुव राठी और आप लोगों का रिश्ता कितना गहरा है, ये बारे में बताने के लिए नहीं बैठा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं राठी साहब की उस वीडियो के बारे में बात करने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में जो राठी साहब ने धुरंधर मूवी के खिलाफ जो भवंडर ला रखा है अपने चैनल के अंदर, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले राठी साहब, वो भवंडर नहीं होता है, भवंडर होता है। भ और ब में बहुत फर्क होता है, समझे। भो अबे एडिटर क्या मरवाना चाहता है क्या मेरे को भाई, भोंदू बोल रहा हूँ, भोंदू समझे, भोंदू वो नहीं जो तू समझ रहे, ठीक है। ये एडिटर मेरा किसी से मरवाया ऐसे तो खैर ध्रुव भाई समझ गया भ और बा में कितना फर्क होता है। हाँ उतना ही फर्क होता है जितना कि वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स के रॉ एजेंट के अंदर और रियल के रॉ एजेंट के अंदर होता है। उतना ही फर्क होता है जितना कि राहुल गांधी और लॉजिक के, उतना ही जितना आपके वीडियो में फेक फैक्ट्स होते हैं, मतलब कि बहुत ज्यादा। बात तो सही है। खैर गाइस आज की इस वीडियो में मैं राठी साहब की जो प्रोनाउंसिएशन है वो ठीक करवाने के लिए नहीं बैठा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं राठी साहब ने जो बवंडर ला रखा है अपने चैनल में उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो आइए आप और मैं हम सब लोग ये मिल के देखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहता हूँ गाइस, देखो जब भी कोई भी एक व्यक्ति जो है ना वो किसी फिल्म के ऊपर अगर अपना ओपिनियन दे रहा होता है तो सबसे पहले उस फिल्म को जाके देखता है और फिर उसके बाद वो आके अपना ओपिनियन देता है उसके ऊपर। लेकिन राठी साहब के केस में मैं अगर बात करूँ तो उल्टा नहीं है, बिल्कुल अलग ही है। ना तो राठी साहब ने ये फिल्म देखी और ना ही राठी साहब की जो टीम है, इतनी वेल रिसर्च जो टीम इन्होंने बना रखी है, पता नहीं कैसी टीम है। शायद हो सकता है इन्होंने रील में थोड़ी बहुत देख ली होगी पिक्चर और 2-4 अपने दोस्तों से डिस्कस कर लिया होगा इस फिल्म के बारे में। तो वही सब सुन के राठी साहब ने बोला एक काम कर, जितना सुना वुना है, जितना रील में देखा है वो सबको एक काम कर, इकट्ठा कर और इकट्ठा करके एक स्क्रिप्ट बना दे भाई और मेरे को दे दे। फिर राठी साहब के राइटर ने स्क्रिप्ट लिखना चालू कर दी और फिर उसके बाद राठी साहब फिर बेशर्मों की तरह वो स्क्रिप्ट देखकर वीडियो बनाना चालू कर दिए और आके उन्होंने वीडियो बना दी। और कैसी वीडियो बनाई आइए उसके बारे में बात करते। तो आओ बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये अच्छे से बनाया हुआ प्रोपेगेंडा कहीं ज्यादा खतरनाक है। द ताज स्टोरी और बंगाल फाइल्स जैसी फिल्में इतनी खतरनाक साबित नहीं हुई क्योंकि वो बकवास फिल्में थी, लेकिन धुरंधर एक एंगेजिंग फिल्म है। आपको एंगेज रखते हुए ये फिल्म दिखाती है कि हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्रिमिनल्स को हायर करती हैं। क्या कोई भी देशभक्त इंटेलिजेंस ऑफिसर इस बात से सहमत होगा? सो भाई जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर फिल्म के ऊपर ओपिनियन दे रहा है तो वो सबसे पहले फिल्म जाके देखेगा, अपना ओपिनियन बनाएगा, फिर उसके बाद अपना ओपिनियन देगा। बट राठी साहब और उनकी टीम ने फिल्म देखी नहीं और आ गए भाई से आप, तो उसका प्रमाण यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को। ना तो राठी साहब को ना ही राठी साहब की टीम को ये समझ आया कि उसका जो कैरेक्टर है वो क्यों क्रिमिनल बना, क्या है उसकी बिहाइंड द स्टोरी, क्या है, वो सब अभी दिखाई नहीं गई है। ये सब राठी साहब को और उनकी टीम को नहीं पता, बट उसके बावजूद भी मुंह खोल के चल दिए बोलने के लिए। ये जो हमारी जो देश की सरकार है वो एजेंट बना के क्रिमिनल को भेज दिया। भाई साहब उसकी क्रिमिनल क्यों बना वो सब स्टोरी सेकंड पार्ट में दिखाएगी, वो उसमें बोला गया ना। तो उसमें उसकी बिहाइंड द स्टोरी क्या है वो अपने को पता नहीं है। तो फिर क्या ऐसे क्या लॉजिक लेके आ रहे हो भाई राठी साहब। वो क्यों क्रिमिनल बना, वो इसको ही मिशन क्यों दिया गया, वो स्पाई बन के क्यों गया इंडिया से पाकिस्तान, ये अगले पार्ट में पता चलेगा ना कि इस पार्ट में। आप थोड़ा बिहाइंड द स्टोरी पता करते सब समझ आता। लेकिन राठी साहब अगर सेकंड पार्ट तक के लिए वेट करते तो ये पार्ट तो उनको स्क्रिप्ट से काटना ही पड़ जाता। ठीक है कोई बात नहीं साहब,
फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। आदित्य धर अपने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को फैलाने में इतना मगन हो गया कि उसने वही दिखा दिया जो पाकिस्तान ने भारत पर कई बार इल्जाम लगाया है कि भारत पाकिस्तान में सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेजता है। असलियत यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने कंसिस्टेंटली ऐसे सभी क्लेम्स को रिफ्यूट किया है। 2012 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने मना किया कि सुरजीत को इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जासूस बनाकर भेजा था। 2016 का ये आर्टिकल देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के जासूस वाले दावों को रिजेक्ट किया। ऑन द सीरियस नोट राठी साहब, मुझे एक जरा बात बताना, आप और आपकी जो टीम है, जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल टीम है आपकी, उसका दिमाग इधर है या इधर घुटनों में है या कहीं और डाल के बैठे हो आप लोग? नहीं, सीरियसली मुझे बताना, कहाँ है आप लोगों के दिमाग? मैं ऑन द सीरियस नोट एक चीज बोल रहा हूँ गाइस, आप चाहे किसी भी देश की सरकार से पूछ लो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे राठी साहब जहाँ रहते हैं जर्मनी, या फिर वो देश हो जहाँ से राठी साहब अपनी ऑडियंस मांग रहे हैं कि पाकिस्तान, वो देश हो, उन देशों की कोई भी सरकारें कभी भी ये हाँ नहीं बोलेगी कि भैया हमने अपना स्पाई भेजा है। तो राठी साहब एक बात बताओ, इंडिया क्यों मानेगा राठी साहब, जरा ये तो बताओ। बोलो बोलो, टेल। आप शायद कहोगे कि ये फिल्म ही तो है, फिल्म में ये सब दिखाने में प्रॉब्लम क्या है? ऐसे तो वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की भी फिल्में हैं जिनमें दिखाया जाता है कि एक इंडियन एजेंट पाकिस्तान में जाकर काम कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धुरंधर फिल्म बार बार आपको दिखाती है कि कैसे ये रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। बार बार अपने ट्रेलर में कहती है बेस्ड ऑन इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। 26 नवंबर के असली आतंकी हमले को दिखाया जाता है, असली न्यूज फुटेज के साथ दिखाया जाता है। आतंकी और उनके हैंडलर्स की रियल लाइफ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तक इस्तेमाल की जाती है। इवन पाकिस्तान के शहर लायरी में जो गैंगस्टर्स दिखाए गए हैं, बाबू डकैत, रहमान डकैत, उजैर, इस नाम से रियल लाइफ में गैंगस्टर्स रहे हैं और पुलिस वाला चौधरी असलम भी रियल लाइफ में कैरेक्टर रहा है। राठी साहब, मुझे एक बात बताना, क्या एक फिल्म मेकर का अपना खुद का कोई विजन नहीं होता? क्या अपने खुद की क्रिएटिव लिबर्टी नहीं होती? वो क्या दिखाना चाहता है और क्या नहीं दिखाना चाहता है, वो ये उस पर डिपेंड नहीं करता? ये बताइए मुझे जरा। अगर हाँ है आपका जवाब, तो क्या आदित्य धर को ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए? वैसे क्रिएटिव लिबर्टी किसको मिलनी चाहिए या नहीं, इस बारे में तो शायद किसी ने 6-7 साल पहले कुछ तो बोला था। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी की वजह से। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ और सही कर लो अपनी हिस्ट्री। हाँ भैया, जब संजय लीला बंसाली और वायरस अपना मूवी बनाए तो उनको प्रॉपर प्योर पूरी क्रिएटिव लिबर्टी है भाई साहब। आपको क्रिएटिव लिबर्टी है, आप जो भी बनाओ, स्पाई यूनिवर्स के नाम पे जितना हगना है, जो हगना है वो हग दो, लेकिन वो आपके लिए वो क्रिएटिविटी होगी, प्रोपेगेंडा नहीं होगा। लेकिन आदित्य धर, विवेक अग्निहोत्री जैसे डायरेक्टर अगर कोई रियल स्पाई वाली मूवी ले आए, यार अपने देश में जो भी रियल इंसिडेंट हुए वो अगर ऐसी कुछ मूवी निकाल लाए, तो वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं होती भाई लोग ना, वो क्रिएटिव लिबर्टी कभी नहीं होती, वो होता है प्रोपेगेंडा। क्यों राठी साहब, सही बात है कि नहीं? सही बात है। तुम्हारा ये लॉजिक देख के मैं कसम से बता रहा हूँ, आदित्य धर भी बोल रहा होगा कि मेरे को फीलिंग नहीं है, तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। और जहाँ तक की रही बात राठी साहब रियल रिकॉर्डिंग चलाने की, तो लास्ट वीडियो में आप जैसों के लिए मैंने कुछ बोला था, वो बोला था कि फिर उसके बाद हमारे मैडम लोग ये कहते हैं कि भैया ये जो मूवी है, ये मूवी भैया फिक्शनल है, बट इसमें ये लिखा आ रहा है कि इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट, ऐसे बड़े बड़े शब्दों में से लिखा हुआ है, तो इससे दिक्कत है। तो और इतने नहीं, इनको दिक्कत इससे भी है कि भैया इसमें ना आदित्य धर ने जो रियल क्लिप्स हैं 2001 के जो पार्लियामेंट अटैक हुआ उसकी और 26/11 के अटैक की, ऐसे इन सभी अटैक्स की इन्होंने रियल फुटेजेस दिखाई है, और इससे इन लोगों को दिक्कत हो रही है। तो चलो ठीक है मैडम, ये अगर मान के चलो वो नहीं दिखाता, तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आदित्य धर जो है ना, अगर ये चीज़ नहीं दिखाता, तो आप लोग खुद ही बोलते कि भैया इंसिडेंट का रियल है तो तुम्हें रियल फुटेज दिखानी चाहिए ना। कोई भी फिल्म मेकर जब कोई बायोपिक बनाता है तो उसको ये चीज़ रहती है, भैया ये चीज़ ध्यान में रहती है कि भाई साहब हम लोग उसमें बीच में उनकी जो ओरिजिनल फुटेज है वो भी डाले, तो ये चीज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आदित्य धर ने कोशिश नहीं की, तो अपने ये आर्ग्यूमेंट रखे थे, तो इसी वजह से तो उसने भाई साहब मूवी में ये रियल फुटेज डाली है ताकि आप लोग ना कुछ बोलो। लेकिन उसको क्या पता था भाई साहब कि आप लोग खुद ही बोलना चालू कर दोगे, तो मैडम ये आर्ग्यूमेंट भी आपका बेवकूफ़ाना निकला। उम्मीद करता हूँ राठी साहब आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो क्या ऐसा बोल सकता हूँ मैं आपको,
मैं अगले पॉइंट पे चलता हूँ फिलहाल तो अभी। साल 2011 का ये न्यूज आर्टिकल देखिए दोस्तों। करेंसी पेपर सप्लाई करने वाली ब्रिटिश कंपनी पर बैन लगा। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस नमो नारायण मीना ने राज्यसभा को बताया कि ब्रिटिश कंपनी डेलारू का भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था बैंक नोट का पेपर सप्लाई करने के लिए। अब जुलाई अगस्त 2010 में ये बात नोटिस में आई कि डेलारू द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेपर प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं था। कंपनी ने बाद में इस कमी को स्वीकार किया, जिसके बाद मनमोहन सिंह सरकार द्वारा इस ब्रिटिश कंपनी को सिक्योरिटी क्लियरेंस मना कर दी गई। यू आर एब्सोल्युटली राइट भाई। 2010 में ये जो डेलारू नाम की कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था, बट देयर इज अ वन मोर फैक्ट जो कि आपने अपनी वीडियो में नहीं बताया। 2012 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर फिर से बदलते हैं और वो बनते हैं पी चिदम्बरम। और 2012 में ही पी चिदम्बरम डेलारू को फिर से जो हमारे नोट बनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट ना वो वापस से दे देते। और ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 साल के लिए देते, ना वो 3 साल के लिए दे देते, यानी कि 2012 से लेकर 2015 तक। और 2012 से लेकर 2015 तक इन 3 सालों में कई सारे लाखों करोड़ों नोट छापे गए थे जिनकी वैल्यू करोड़ों रुपए थी। करोड़ों रुपए भी नहीं रहा था, 1000 करोड़ से भी ज्यादा थी इन नोटों की वैल्यू। ये तो आपको मैंने अपनी वीडियो में नहीं बताया राठी साहब। ओह सॉरी गाइस, मैं भूल गया था। अगर राठी साहब अगर ये वीडियो में चीज बता देते, ये फैक्ट दे देते, तो वो अपना फेक प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव कैसे फैलाते। आई एम सॉरी ध्रुव भाई, सॉरी। फिल्म में दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस ऑफिसर को पता चलता है कि भारत पर अटैक होने वाला है, लेकिन उसने सोचा कि ये सरकार तो गद्दार है, इसलिए छोड़ो, क्या ही कुछ करना, इस इन्फॉर्मेशन को बस अपने पास रख लेता हूँ। वाह ध्रुव भाई, मान गया आपने सच्ची में फिल्म देख के आए हो यार। आप सही में फिल्म देख के आए हो, ये मैं मान रहा हूँ भाई। इतनी अच्छी तरीके से आपने और आपके स्क्रिप्ट राइटर ने ये फिल्म देखी है कि मैं बकायदा बोल सकता हूँ कि आप और आपका स्क्रिप्ट राइटर बहुत ही ज्यादा बड़े वाले बेवकूफ हो। मगर क्यों? तो देखो भाई, जो ये चीज बोली ना राठी साहब ने, ये एक्चुअली उस वक्त बोली गई थी जब ये अटैक को लेके ये चीज नहीं बोली गई थी। तो देखो मेरे भाई, मैं असल में ये इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये चीज जो राठी साहब ने अभी बोली ना, ये इस फिल्म में उस वक्त बोला गया था जब जो आर माधवन का जो कैरेक्टर है उनको ये पता चला था कि नकली नोट कई बड़ी संख्या में हमारे देश में भेजे जा रहे हैं। उस वक्त इनको जब पता चला था, उसको लेके ये बोला गया था हमारे देश की सरकार गद्दार नहीं है, सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो गद्दार है, वो ये बोला गया था। भाई ये इंसान अपने आप को एनालिटिक्स बोलता है, रिसर्चर बोलता है, ये है तुम्हारा भाई। तुम इस प्रकार से तुम अपने ऑडियंस को मैनिपुलेट कर रहे हो और यही तरीके से तुम लोग मैनिपुलेट भी हो जाते हो। फिर ये आपको फेक फैक्ट्स, फेक फिगर और फेक न्यूज आर्टिकल दिखा के इतने सालों से आपको बेवकूफ बना रहा है। इस भाई क्या बोलूं मैं इस बंदे को भाई, सीरियसली में आगे देखो क्या बोल रही है। और जब विलन रहमान डकैत मारा जाता है तो हमें जय हिंद नहीं सुनाई देता, बैकग्राउंड में चलता है अस्तो मा सद्गमय। राठी साहब, मुझे एक सच्ची बात बताना कि आपको सही में पता है कि असतो मा सद्गमय का मतलब क्या होता है? नहीं पता? चलो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब ये होता है, मुझे सत्य से असत्य, अंधकार से प्रकाश और मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो, ये मतलब होता है इस श्लोक का। लेकिन राठी साहब थोड़ा रिसर्च करे होते तो समझ आता। और ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि भाई देखो रणवीर सिंह का कैरेक्टर, और ये उस टाइम पे इसीलिए बज रहा था क्योंकि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर था उसको एक अपने अंदर एक बहुत बड़ा गिल्ट था। वो गिल्ट ये था कि भाई जो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर है वो मुझ पर इतना भरोसा करता था और मैंने उसको धोखा दिया, और इसी कारण वो अंदर ही अंदर असतोमा सद्गमया बोल रहा था। यही वजह है कि इसमें ये चला, ना कि जय हिंद चला। और आपने एक और चीज अपना ये बोला कि भैया अक्षय खन्ना के मरने के बाद जय हिंद क्यों नहीं बोला गया? वो क्या है राठी साहब, जरा ये बताना। तो वो एक स्पाई है, मतलब कि जासूस है, हिंदुस्तान का जासूस है वो। अगर वो वहां पे खड़े होके चौधरी असलम के सामने, फिर उतनी पूरी जनता के सामने खड़े होके, हॉस्पिटल के बाहर जनता खड़ी हुई थी, उनके सामने खड़े होके जय हिंद जोड़ दो तो बोलता, तो क्या उनको पता नहीं चल जाता कि ये हिंदुस्तानी है ना कि पाकिस्तानी, और इसका नाम हमजा नहीं कुछ और है? क्या दिमाग भाई। रहमान डकैत एक शैतान किस्म का आदमी था। ड्रग्स, बंदूक, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, मर्डर, उसने अपनी माँ को भी मार डाला था। उसके एसोसिएट्स ऐसी चीजें करते थे जिसे शब्दों में बयां करना भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिल्म में इसका कैरेक्टर एक अलग ही कूल स्वैगर के साथ निकल कर आता है। माथे पर जुल्फे छाई हुई हैं, डायलॉग बाजी करता है और उसका डांस इंस्टाग्राम पर वायरल हो जाता है। किसी शैतान आतंकवादी को इस तरीके से कूल पर्सोना में स्टाइलाइज करना शोभा देता है क्या? इस बंदे का जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उसका जब मैंने इंस्टाग्राम का बायो चेक किया तो उसमें मेरे को दिखा फिल्म मेकर।
बोलूं भाई मैं, भाई फिल्म मेकर कहाँ जाके अपना सर फोड़ू भाई। भाई फिल्म मेकर ये फिल्म मेकर है, ना तो प्रोटैगनिस्ट के बारे में पता, ना तो एंटागनिस्ट के बारे में पता, कुछ नहीं पता बंदे को, और आ गया भैया फिल्म के ऊपर क्या। भाई जब एक फिल्म के अंदर जब तक एक प्रोटैगनिस्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एंटागनिस्ट को कहां से स्ट्रॉन्ग दिखाओगे आप। जब तक हमारे फिल्म का विलन अच्छे से स्ट्रॉन्ग नहीं दिखेगा, ताकतवर नहीं दिखेगा, तो क्या हीरो को भी ऐसे बेवकूफ दिखा देंगे। भाई क्या लॉजिक भाई, कौन सा गवार फिल्म। भाई मैं मानता हूँ हमारे देश में ऐसे कई फिल्म मेकर है जिन्होंने बहुत ही बेवकूफाना हरकतें की है, लेकिन इतनी भाई देख कौन सा फिल्म मेकर है भाई। मत बोल भाई अपने आप को फिल्म मेकर। देख मैं खुद सिनेमा का स्टूडेंट हूँ, बट अभी तक मैं अपने आप को खुद को फिल्म मेकर नहीं मानता भाई। जब तक मैं कुछ अच्छी फिल्में ना बना लूँ ना, तब तक मैं अपने आप को फिल्म मेकर तो नहीं बोल सकता। जिस दिन मेरी कोई अच्छी फिल्म आई और अच्छी बनी तब जाके मैं बोल सकता हूँ कि हाँ भाई मैं एक फिल्म मेकर हूँ। बट फिर ना कुछ सोचे समझे एक फिल्म के बारे में जानकारी लिए भाई साहब आ गए ज्ञान पहनने के लिए, वाह क्या बात है भाई। मैं और कुछ नहीं बोलने वाला, आगे बढ़ो चलो। इससे पहले भी मैंने ऐसी फिल्मों को क्रिटिसाइज किया है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई जैसी फिल्में, जहां पर गैंगस्टर्स को बड़ा कूल दिखाया जाता है, वो गाने गाते हैं, बॉलीवुड फिल्मों में ऑलमोस्ट एक हीरो की तरह दिखाया जाता है उन्हें। हाँ राठी साहब ने तो गैंग्स ऑफ वासेपुर, सेक्रेड गेम्स, ब्रेकिंग बैड, डेथ नोट, इन सबको तो बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज किया था। और बात ऐसा नहीं कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, खुद नेटफ्लिक्स के चैनल में जाके क्रिटिसाइज किया था कि उन्होंने नेटफ्लिक्स से पैसे देके उसे क्रिटिसाइज किया था ना राठी साहब। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है आपको ये फिल्म। क्या आपके मन के अंदर ये फीलिंग आती है कि किसी इंसान का सर तरबूज की तरह टूटता हुआ मैंने देखा, वाह ये देखकर मुझे मजा आ गया। किसी इंसान को मैंने उबलती हुई कढ़ाई में गिरकर मरते हुए देखा, ओहो क्या मजा आया है देखकर। किसी का सर बंदूक से उड़ा दिया जाता है तो किसी को पेड़ से लटकाकर फांसी चढ़ाई जाती है, अरे क्या स्वाद आता है देखकर। जरा खुद से पूछकर देखो, अगर आप इन चीजों को एंजॉय कर रहे हो तो कितनी पागलपंती वाली चीज है ये। जिन लोगों को इस लेवल का खून खराबा देखना पसंद आता है वो असल जिंदगी में बहुत फ्रस्ट्रेटेड लोग होते हैं। हाँ राठी साहब, मैं पूछता हूँ कई बार अपने आप से कि भाई मैं क्यों ऐसी एक्शन फिल्में देखता हूँ, क्यों मजा आता है मुझे देखने में। मैं क्या मानसिक रूप से पागल हूँ क्या, मेरा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। तो पता है मेरे दिमाग में मुझे क्या जवाब देता है राठी साहब, मजा आता है, बस मेरी मर्जी, मेरा मन, मुझे जो देखने का मन करेगा मैं वो देखूंगा। तू कौन होता है मेरे पीठ में बोलने वाले बेवकूफ, तू कौन है। मेरी मर्जी है ना, मैं देख रहा हूँ ना, मुझे जिस जॉनर में ज्यादा पसंद आता है वो देखूंगा, और जितनी एक्शन मूवी पसंद आएगी मैं वो देखूंगा। मुझे चाहे कोई भी देखूंगी मूवी हो, मैं ऐसा सब मूवी देखूंगा। मैं एनिमल भी देखूंगा, मैं मार्को भी देखूंगा, मैं भाई साहब धुरंधर भी देखूंगा, मैं हर फिल्म ये देखूंगा, हर एक फिल्म देखूंगा, मैं किल रेस मूवी भी देखूंगा। मुझे हर मूवी देखनी, मुझे हर एक्शन मूवी पसंद है, मुझे बढ़िया मजा आता है जब लोग मारखाड़ करते हैं ना, मेरा वो शौक है भाई, मुझे मजा आता है। और इतना ही राठी साहब, मेरा दिमाग ने एक और जवाब देता है कि मुझे भी एक धांसू बेहतरीन, एक मारधाड़ वाली खतरनाक, इससे 10 गुना ज्यादा वाली मारधाड़ वाली फिल्म बनानी है, खतरनाक वाली, जिसमें फट जाए लोगों को देख के। इस लेवल की फिल्म बनानी जो कि कोई सोच नहीं सकता, ऐसी फिल्म बनाने का मेरा शौक है, ये मेरा दिमाग बोलता है मुझसे, समझे राठी साहब। सो गाइस, राठी साहब की वीडियो की बात हो गई, अब थोड़ा राठी साहब से ही बात कर लेते हैं। तो राठी साहब अपनी वीडियो बनाने की कोशिश बहुत अच्छी की, बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करने की कोशिश की दूसरों को, अपनी ऑडियंस को, लेकिन इस बार दूसरों ने तो आपको गालियाँ दी, लेकिन जब खेल गए भाई इस बार राठी साहब की ऑडियंस। हम लोगों को लगा था राठी साहब की ऑडियंस तो तारीफ कर दी होगी, लेकिन राठी साहब की ऑडियंस सही में गजब है भाई, सही में सीरियसली में। तुझ में जो बात है वो बात किसी और में नहीं पाई है, क्या गाड़ किसी और से मरवाई है। हाँ तेरी गाड़ मरी है, गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़ मरी, तेरी गाड़। अरे गली गली में, गली में गाड़ मरी है। तेरे अब्बा मारे गाड़ तेरी, तेरे चचा मारे गाड़ तेरी, तेरे ताऊ मारे गाड़ तेरी, तेरे खालू मारे गाड़ तेरी, तेरे फूफा मारे गाड़ तेरी, तेरे अब्बा मारे गाड़ तेरी, तेरे चचा मारे गाड़ तेरी, तेरे खालू मारे गाड़ तेरी। अरे गाड़ तेरी, तेरी गाड़ मरी, 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 तेरी गाड़ मरी। लग रहा था कि भाई मेरी ऑडियंस तो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है, इस बार भी करेगी, लेकिन राठी साहब की ऑडियंस ने मौके पे सीधा चौका मार दिया। इतना अच्छा चौका मारा है कि राठी साहब को अपने कमेंट्स लिमिट करने पड़ गए। मतलब जब पहले इनको गालियाँ पड़ रही थी तो बोल रहे थे IT सेल वाले एक्टिवेट हो गए, फिर उसके बाद जब इन्होंने कमेंट लिमिट किए तो उसके बाद बोले भाई
कि लोग जानबूझ के मुझे हेट दे रहे हैं। जो एक हफ्ते तक सब्सक्राइब कर रखा है उससे वही करेगा कमेंट, लेकिन उसके बावजूद भी गाली मिल रही। तो आखिरी में एट दी एंड जाके हमको हेल्प और रिव्यू करना पड़ा। तो राठी साहब दूसरों को बोलते हैं स्पोर्टिंगली लो, लेकिन खुद स्पोर्टिंगली नहीं ले पाते हो। कोई बात नहीं राठी साहब, होता है कभी कभी, होता है कभी कभी लोग पीछे से मार के चले जाते तो दर्द होता है। आपको तो दर्द का एहसास अच्छे से हो, क्योंकि पीछे से लेने की आपको आदत है। कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है अब देखो मैं आपको आप लोगों से डायरेक्टली बात करता हूँ। तो देखो भाई लास्ट वीडियो में ना मैंने कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि काटी थी। अब जो चीज़ जानबूझ के काटी थी मैंने, वो एक पर्टिकुलर पार्ट था मेरी वीडियो का, क्योंकि ये था जिसमें लोग बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा वायलेंस दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खून खराबा दिखा रहे हैं। तो राठी साहब और जितने भी लोग हैं जिनको इनसे दिक्कत हो रही है, मैं उन लोगों से चीज़ बताता हूँ। आप लोग मान के चलो कि आप लोग एक हॉलीवुड की एक बहुत ही तगड़ी एक्शन वाली मूवी देख रहे हो, जिसमें बहुत ही मार धाड़ है, बहुत ही खून खराबा है, वो आप देख रहे हो, आप उसकी तारीफ कर रहे हो। लेकिन वही बॉलीवुड वाले अगर कुछ कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग उल्टा उनको गालियाँ दिए जा रहे हो। आप लोग बोल रहे हो कि ये क्या दिखा रहा है भाई, इतना खून खराबा कौन दिखाता है। ये चीज़ कृपया करके ना करें, मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, प्लीज़ कृपया करके ना करें। चलो चलो हॉलीवुड की बात हो गई, बॉलीवुड की बात करो। बॉलीवुड के कोई ऐसे डायरेक्टर जैसे कि राम गोपाल वर्मा हो गए, अनुराग कश्यप हो गए, इन लोगों की जो मूवीज़ है उनके में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस है। और मुझे एक चीज़ बताओ, जब आप लोग इन लोगों की मूवी देखते हो तो क्या इनकी मूवी देखने पर भी आप लोगों का सेम ही रिएक्शन होता है? आप लोगों के जो विचार होते हैं वो सेम ही होते हैं या नहीं, मुझे बताना। और इतना ही नहीं, अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि भाई आपके एनिमल के लिए विचार इतने हैं, धुरंधर के लिए विचार इतने हैं, और सिर्फ एनिमल और धुरंधर के लिए नहीं, कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरी और मैं अटल मूवी, ये और भी जैसे जितनी मूवीज़ है, जितनी भी निकली है मूवीज़, उन सभी मूवीज़ को लेके आप लोगों के विचार सिर्फ यही है कि इसमें भी बार बार अस वर्सेस देम का नैरेटिव खेलने की कोशिश की जा रही है। तो मैं उन सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या 2014 से पहले जितनी मूवीज़ निकली गई थी उन सभी में अस वर्सेस देम का नैरेटिव नहीं था? मुझे ज़रा बताना। तो क्या उन मूवीज़ को देखते वक्त भी, जैसे ये मूवी देखते हो आप, इस पे जो आप लोगों का विचार है, सेम विचार क्या आप लोगों के इस मूवी में भी है? मैं जानना चाहता हूँ आपके विचार क्या है इन मूवीज़ को लेके। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है आप लोगों से। और इतना ही मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, देखो आदित्य धर जैसा डायरेक्टर एक उठ के आ रहा है, वो अगर एक रियल स्पाई के ऊपर मूवी बना रहे तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग उसको सपोर्ट करो, ना कि वायरस वालों की जो चप्पल छाप घटिया मूवीज़ होती है उनको सपोर्ट करो। मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, मत करो प्लीज़ प्लीज़ वायरल फॉलो आप लोग भी भाई। पाकिस्तान का नहीं चाहिए हमको चाहिए जो रियलिटी है, जो रियलिटी है वो दिखाओ, ना कि पाकिस्तान के लिए अपना प्रेम दिखाओ। तो मेरी प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो रियलिटी है वो दिखाओ, ठीक है। वेल गाइस, मैं भी ये वीडियो एडिट कर रहा था। वीडियो एडिट करते करते अचानक से मुझे एक चीज़ ध्यान में आई कि मैं एक बात तो बोलना ही भूल गया कि इस मूवी में ना एक्चुअली एक डायलॉग बोला गया था आर माधवन के कैरेक्टर के द्वारा कि हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी खुद है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था कि भैया जो हमारे देश में चंद गद्दार लोग हैं जिनको पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा प्रेम है, जिनको पाकिस्तान प्रेम बहुत ज़्यादा दिखाना है, उनके लिए बोला गया था। और सेम चीज़ में यही चीज़ जो है राठी साहब और राठी साहब जैसे जितने भी लोग हैं ना, जिन लोगों को ये लगता है कि पाकिस्तान तो भैया कभी कुछ गलत नहीं कर सकता, पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है भाई, हम तो पाकिस्तानियों से बहुत प्यार करते हैं, ये सब चीज़ पाकिस्तानी भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ये सब चीज़ें जो बोलते हैं, जिनको ये लगता है कि भैया वहाँ के लोग कभी कुछ कर नहीं सकते, उनके लिए ये चीज़ बोली गई है। और राठी साहब इस चीज़ में बोल रहे बेवकूफ़ों वाला नैरेटिव क्यों फैला रहे हो। तो मैं राठी साहब आपको भी यही बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे लोगों के कारण ही बोलनी पड़ती है कि हिंदुस्तानी के सबसे बड़े दुश्मन हिंदुस्तानी खुद है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आता है। और जो हमारे दुश्मन है हमने खुद उनको पनाह दे रखी है, तो अपने घर में तो क्या ही बोलना है इनको। तो यही बोलना था मुझे फिलहाल। तो अब वापस वीडियो की ओर चलते हैं। खैर बस मुझे अब इतना ही कहना था, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही मेरे और भी चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पहले जाके कंटेंट चेकआउट करना। और अगर आप लोग कंटेंट पसंद आए तो ये सब्सक्राइब करना, नहीं आए तो मत करना, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वहाँ पे मैं अपना फेक नैरेटिव वगैरह फैला के सब चीज़ें नहीं करता हूँ, मैं अच्छा ही कंटेंट बनाता हूँ। और क्या बोलते, हाँ मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, टेलीग्राम, रेडिट, डिस्कॉर्ड हर जगह फॉलो कर लो। और बस आज के इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आंधी बन के